स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कांस्टेंट फोर्स, जैसे हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कॉन्स्टेंटली 5 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है, तो कितना वर्क होगा वो हमें देखना है। तो पहले बुक से देख लीजिए। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वी से दैट वर्क इज डन। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो वाला केस यहाँ पर दिया हुआ है। लेट अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाया है, एफ फोर्स लगाया है, ठीक है। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, कुछ भी ले लो, उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो आप, और सपोज कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। सपोज यहाँ से लेके इसके सेंटर से इसका सेंटर, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाला केस हम कर रहे हैं। तो वर्क क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला एफ एस। अभी सिर्फ एफ एस बता रही हूँ, आगे हम और डिटेल में करेंगे। तो वर्क क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इज एफ और डिस्प्लेसमेंट एस। अब ये इनकम्प्लीट है, इसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट बाद मैं पूरा कंप्लीट कराती हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लें। देयरफॉर वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वर्क का सिर्फ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्यों है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी होता तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम सपोज फोर्स लगाएं 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर, तो हम बोलेंगे वर्क इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, एस इक्वल टू 1 मीटर, देन वर्क डन बाय फोर्स विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर मतलब जूल। अब जूल की डेफिनेशन दी हुई है, 1 जूल क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वो डिस्प्लेस हो 1 मीटर तक, तो हम बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। यही दिया हुआ है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force. Suppose यहीं पर हमने फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का, और इसी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन विल बी 1 जूल। लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुली, W इक्वल टू एफ एस की बात कर रहे हैं। What is the work done when the force on the object is 0? अगर फोर्स 0 होगा, W इक्वल टू एफ एस में अगर फोर्स 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 इंटू एस, दैट इज इक्वल टू 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, एस इक्वल टू 0 है, तो एफ इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। यही दिया हुआ है। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल 11.1। क्या दिया है आपको, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन होता है एफ एस 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन मीटर, और यू कैन राइट 10 जूल। क्लियर। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं हम, इसके बाद वाला क्वेश्चन 1 इरेज कर दूं मैं पहले। चलिए क्वेश्चन 1 कर लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फिगर 11.3 के साथ में। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेट अस टेक दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट
तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है एफ एस। इस पर्टिकुलर केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, 7 इंटू 8, 7 8 जा 56 न्यूटन मीटर, और आप बोल सकते हैं 56 जूल। ठीक है, चलो अब हम वर्क का दूसरा फॉर्मूला, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, अभी आपने पढ़ा W इक्वल टू एफ एस। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू एफ डॉट एस। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट of two vectors. F is a vector quantity, S displacement is also a vector quantity, and this is scalar product of two vector quantities. और जब भी scalar product मिलता है दो vectors का, तो result क्या मिलता है, scalar quantity. इसलिए work is a scalar quantity because it is scalar product of two vectors. Vectors are force and displacement. ठीक है, और this is scalar product, so the result is स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वर्क। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट का एक स्टेप और मैं कर रही हूँ, W इक्वल टू एफ डॉट एस। दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, और इसको सिंप्लीफाई करने से मिलता है एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज आपके पास एक कार है और आप उसको ऐसे फोर्स से पुल कर रहे हो। इमेजिन करो एक कार, टॉय कार है, टॉय कार, रियल वाली कार की बात नहीं कर रही, टॉय कार की बात कर रही हूँ। एक टॉय कार को आपने यहाँ पे स्ट्रिंग से कहीं से बांध दिया और ऐसे किसी एंगल पे आप उसको पुल कर रहे हो, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे हो रहा है उसका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल है, उस थीटा एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक जनरल केस लिया, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब हम तीन केसेस लेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए। आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको एक बहुत बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो हमने अभी तक पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और तो वर्क डन एफ एस आता है। तो वर्क डन वो क्या है, एफ एस पॉजिटिव है ना, प्लस साइन है, कहीं माइनस नहीं आया, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। इसको हम समझते हैं फॉर्मूले से, जो अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, इससे अगर आप समझेंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इज एफ एस कॉस थीटा, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये बॉय और गर्ल मान ले, गर्ल इज पुलिंग अ ट्रॉली। ठीक है, बाल बना दी तो हंसी आ गई। गर्ल इज पुलिंग अ ट्रॉली, जिस डायरेक्शन में हमने पुल किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा कितना होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 0, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0, और कॉस 0 डिग्री होता है 1। ठीक है, तो अब यहाँ देखो एफ एस कॉस 0 डिग्री, दैट इज एफ एस कॉस 0 कितना होता है 1। इसलिए फॉर्मूला आया एफ एस, जो अभी तक आपने पढ़ा है, W इक्वल टू एफ एस क्यों आया, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गया, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वी से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, और उसका फॉर्मूला है एफ एस। क्यों आया, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है। सपोज आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल को किक किया आपने, तो इधर से आपने फोर्स लगाया, अपना मस्कुलर फोर्स से किक किया उसको, फुटबॉल में मोशन ऐसे हुआ। ठीक है, फोर्स आपने ऐसे लगाया, मोशन भी ऐसे हुआ, तो वर्क डन बाय आवर फोर्स पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय आवर फोर्स, वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स से पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम फुटबॉल विल स्टॉप, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस फुटबॉल विल स्टॉप। व्हाई इट विल स्टॉप, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किक करेंगे, थ्रो करेंगे, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। आप साइकिल ही चला रहे हैं, पैडल करते करते आपने पैडल करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, अगर स्ट्रेट रोड है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, आपने पैडल करते करते आपने पैडल करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। व्हाई इट विल स्टॉप, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड ग्राउंड एंड रोड। तो फ्रिक्शनल ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो मोशन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा,
इधर टू अपोज अ मोशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर लगा, अब देखो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा है ना 8th क्लास में, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ग्राउंड और इस पे फुटबॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो उसको अपोज करेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एस, ये एस डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड केस में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस 180 होता है -1। तो आप फॉर्मूला देखो, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट इज एफ एस कॉस 180 और कॉस 180 होता है -1, तो वर्क डन कितना आ गया माइनस एफ एस। सो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसके बाद हम लास्ट टाइप ऑफ वर्क डन ले रहे हैं, जीरो। वर्क डन जीरो कब होगा, जब एग्जाम्पल के साथ में आपकी बुक में दिया होगा कहीं ना कहीं है ये, सैटेलाइट अगर अर्थ के अबाउट, नेचुरल सैटेलाइट तो मून तो है ही, इसके अलावा अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अगर आप रखते हैं अर्थ के आसपास किसी ऑर्बिट में, तो सैटेलाइट का मोशन कैसा होगा। सैटेलाइट एक रफली सर्कुलर मोशन हो रहा है, रफली हम सर्कुलर मोशन मानते हैं अभी समझने के लिए, वैसे तो जो अर्थ का खुद का भी इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, अभी सिर्फ समझने के लिए हम इसको सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। और अगर सर्कुलर मोशन है तो किसी भी सर्कल में एक अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट भी होता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन टॉपिक में पढ़ा था हमने, कहाँ बना है, यहाँ पे बना दें। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, जैसे हमने एक स्टोन को टाई किया था एक थ्रेड से और ऐसे ऐसे घुमाया था, याद आया, स्टोन को टाई किया था और हमने ऐसे ऐसे घुमाया था, तो जिस पॉइंट पे हम उसको रिलीज करेंगे वो उसी डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। अगर हमने इधर घुमाते हुए यहाँ रिलीज किया तो ये इस डायरेक्शन में आगे चला जाएगा, इधर रिलीज किया तो इधर डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। अगर हमने सपोज स्टोन को ऐसे घुमा रहे गोल गोल थ्रेड से टाई किया हुआ है, ठीक है, अगर हमने इस पॉइंट पे रिलीज किया, छोड़ दिया स्टोन को, तो वो टेंजेंशियली जाएगा उस पाथ के टेंजेंट, उस पाथ पे टेंजेंट बना दो, वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। अगर आपने स्टोन को इस पॉइंट पर रिलीज किया तो ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, टेंजेंट बना दिया। अगर आपने इस पॉइंट पर रिलीज किया तो ये उसका टेंजेंट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। अगर आपने स्टोन को इस पॉइंट पर रिलीज किया तो ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। अब इसी को हम ले लें सैटेलाइट के केस में, अगर अर्थ के आसपास कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। अगर इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट देखोगे तो क्या होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। जो सर्कुलर पाथ है उसके अलावा टेंजेंट अगर बना लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अगर यहाँ पर सैटेलाइट है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, टेंजेंट बना लेंगे, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो मैंने फिगर बनाया है, उसमें मैंने ये डायरेक्शन ऑफ मोशन लिया उसका, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक, समझ में आ गया, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। और यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है, एक फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको सेंटर की तरफ होल्ड करके रखता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, फोर्स, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल हुआ इनके बीच में, 90 डिग्री, समझ में आया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स हमेशा रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। अब किसी और पॉइंट पे ले लो, जैसे हमने ये पॉइंट लिया है, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, कितना एंगल इनके बीच में, 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है और तो क्या होगा, cos 90 जीरो होता है। तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा मीन्स एफ एस कॉस 90 मीन्स एफ एस और cos 90 is 0. Any number multiplied by 0 is 0. So work done is 0. समझ में आया, work done is 0 when a force acts at right angles to the direction of motion.
जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो वर्क डन 0 होगा। क्लियर? यहाँ पे थीटा का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी हमने लिया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में वर्क डन पॉजिटिव था, यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव था और यहाँ पर वर्क डन 0 था। अब क्वेश्चन है कि थीटा, क्या ये 3 ही हो सकते हैं? थीटा तो कुछ भी हो सकता है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि यही हो। लेकिन पर्टिकुलर 3 केसेस आपकी बुक में दिए। एक हम जनरल बात करते हैं। सपोज कोई एक ट्रॉली कार कुछ भी है, एक टॉय कार है और आप उसका ऐसे फोर्स पुल कर रहे हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो cos 60 की वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में पढ़ेंगे। cos 60 की वैल्यू मैं दे रही हूँ आपको 1/2। और अगर फोर्स लग रहा है सपोज 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हुआ है सपोज 10 मीटर, तो फाइंड वर्क डन। ट्राई कीजिए जरा जल्दी से, अभी ट्राई करेंगे इसको। चलो वर्क डन हो गया। एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 5, एस है 10 और कॉस 60, कॉस थीटा मीन्स कॉस 60 दैट इज 1/2 50/2, तो 25 न्यूटन मीटर यूनिट जरूर लिखेंगे या 25 जूल। वर्क डन आ गया। अब हम इसको इस पूरे टॉपिक को बुक से समझ लेते हैं। कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसा कि ये वाला केस था, force and displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in the figure 11.4. The baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। In this situation, the work done will be equal to product of force and displacement. In such situations, work done is positive. ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि cos 0 1 होता है तो W इक्वल टू Fs हो गया। आगे देखेंगे। Consider a situation in which an object is being displaced by action of forces and we identify one of the forces F acting opposite to the direction of displacement. डिस्प्लेसमेंट ऐसे और हमने कोई एक फोर्स आइडेंटिफाई किया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? अगर अपोजिट है तो 180 डिग्री एंगल है। इन सच ए सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स F is taken as negative, work done is negative and denoted by minus sign. Work done by the force is F into minus S या minus Fs. Clear? It is clear from our discussion that work done by a force can be either positive or negative. Work done positive or negative. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, lift an object up. Work is done by the force. किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे लिफ्ट किया ऊपर, तो मैंने फोर्स लगाया ऐसे और एक और फोर्स लग रहा है इस पर। ये जो लिफ्ट हुआ एक और फोर्स लगा इस पर। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट पे लिफ्ट किया है, यहाँ से लेके हम h हाइट तक उसको लेके गए, तो हमने मस्कुलर फोर्स लगाया, हमने फोर्स ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हुआ। हमने जो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट वो सेम डायरेक्शन में, तो वो उस टाइम पे जो मैंने वर्क किया इन डिस्प्लेसिंग द बुक फ्रॉम दिस हाइट टू दिस हाइट वो पॉजिटिव हुआ। लेकिन एक और फोर्स है यहाँ पर, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? माइनस Fs, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में जब मैंने लिफ्ट किया बुक को ऊपर की तरफ, तो मैंने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया वो नेगेटिव है। क्लियर हो गया? एक ही ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक मेरा फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरा फोर्स पॉजिटिव, मेरे फोर्स से वर्क कितना आएगा? पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क कितना आएगा? नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव। आगे दिया है lift an object up, activity 11.4, lift an object up, work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upward, the force you exerted is in the direction of displacement. However, there is force of gravity and acting on the object. Which one of these forces is doing positive work? कौन सा पॉजिटिव वर्क कर रहा है? मेरा फोर्स, मस्कुलर फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। विच वन इज डूइंग नेगेटिव वर्क? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क। क्लियर हो गया? बस आगे दिया है, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो एग्जांपल 11.2 कर लेते हैं हम। एग्जांपल 11.2 में दिया है पॉटर लिफ्ट से लगेज ऑफ 15 kg, तो मास दिया हुआ है 15 kg एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर हाइट, या फिर हम बोलेंगे s, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया?
लेके गया ऊपर 1.5 मीटर, ठीक है। वर्क डन ऑन हिम, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस। जिस डायरेक्शन में हम उसको वाटर लेके जा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट एफ एस लिख दिया है, ठीक है। एफ क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक। एफ इक्वल टू एम ए, और ए की जगह क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एम 15, जी 10 ले लिया है, और एस है 1.5। सॉल्व कर लो, डेसिमल हटेगा, 15 15 15 225 न्यूटन मीटर या जूल वर्क डन आ गया।